आदाब दोस्तों, आज जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करूंगा उसका ताल्लुक आपसे यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ है। आप कुछ ना कुछ राय इससे मुताल्लिक रखते हैं। माजी के तजर्बात की बुनियाद पर आप तानीसियत के हवाले से कुछ ताल्लुक ज़रूर रखते हैं और ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि या तो ये आपका बहुत अच्छा दोस्त है या फिर शदीद दुश्मन। और इस मौजू के हवाले से मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ देर के लिए साकित कर दें हर उस ख्याल को जिसको आप समझते हैं कि आप जानते हैं, ताकि हम एक गैर जानिबदाराना निगाह डाल सकें तानीसियत पर, अपने ज़्यादा से ज़्यादा बायसेस को दरमियान में लाए बगैर। चलें अब हम बात करते हैं तारीख़ में उस अजीम आज़ादी की तहरीक की फ़लसफ़ियाना बुनियादों के बारे में जिसे हम फेमिनिज़म, तानीसियत की दूसरी लहर कहते हैं, यानी सेकेंड वेव। दोस्तों, जदीद फेमिनिज़म को हम 3 अदवार में तकसीम कर सकते हैं, ऐसे अदवार जिनमें मैसिव ब्रेक थ्रू हुए हैं। कुछ लोग ख्याल करते हैं कि हम तानीसियत की चौथी लहर में हैं। 19वीं सदी के वस्त 20वीं सदी इस तहरीक की पहली लहर थी। जब लोग पहली लहर का हवाला देते हैं तो वो उन और चीज़ों के अलावा वोट देने के हक और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड सेंटिमेंट्स की बात करते हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद की दहाइयों में जब इस बात का जवाब पेश करना मुश्किल हो गया कि औरतें खुद को बस घर की चार दीवारी और चूल्हा खांडी तक महदूद रखें, क्योंकि तकरीबन हर औरत बहुत जफाकशी के साथ और हर रोज़ फैक्ट्री में काम कर रही थी ताकि वो पैदा कर सके टैंक, असलहा, तोप और जहाज़ और तमाम अहम चीज़ें जंग में जीतने के लिए ज़रूरी थी, लेकिन उनके पास मुआशी बराबरी और पेशा वाराना शोबों के में मसावात के हुकूक नहीं थे। और यहीं से आगाज़ होता है फेमिनिज़म की दूसरी लहर का। और कोई एक शख्स जिसे हम फाउंडिंग मदर कह सकते हैं इस तहरीक की, तो वो कोई और नहीं सिमंदी बुआ हैं, जिनकी बहुत ही अहम किताब सेकंड सेक्स ने एक बुनियाद रखी दूसरी लहर की फेमिनिज़म की। दोस्तों, फेमिनिज़म एक वाहिद नज़रिया नहीं है जिसको हम समेट सकें एक टैगलाइन में, बल्कि इसके कई पहलू हैं और ये इनक्रेडिबली नुआंस्ड है। इसके बहुत सारे कॉम्पीटिंग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और उन सबके ज़रा से मुख्तलिफ मकासद हैं, लेकिन इन सब में एक चीज़ मुश्तरक है कि औरतों को वही हुकूक और मौक़े हासिल नहीं जो तारीख़ में मर्दों को हमेशा से हासिल रहे हैं। चाहे उनकी तालीम तक रसाई का मामला हो, चाहे उनको शौहरों की मलकियत समझने का मामला हो बजाय एक खुद मुख्तार औरत समझने के, या चाहे उनकी सियासी आवाज़ या उनका वोट देने के हक से महरूमी का मामला। आप इनमें से किसी का भी इंतखाब कर लें, औरतों को मर्दों के मुकाबले में ये हुकूक कभी हासिल नहीं। कौन जिम्मेदार है कि औरतों को उनके मसावी हुकूक और मौक़े नहीं मिल सके जितने तारीख़ में मर्दों को हासिल रहे? ये वो सवाल है जिस पर बहुत सारे स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट थॉट एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं और इस हवाले से बहुत से नज़रियात हैं, यानी ये मुकम्मल सफ़ेद और सियाह नहीं है। कुछ फेमिनिस्ट ये समझती हैं कि ये कोई एक शख्स या लोगों का एक गिरोह नहीं है जो इसका जिम्मेदार है, बल्कि ज़माने बदलते रहे हैं और उनके तकाजे भी। हम एक इंतहाई मुख्तलिफ ज़माने में सांस लेते थे, हंटर गैदरर ज़माने में, जहाँ हमें कुछ ख़ास सिनफी किरदार यानी जेंडर रोल्स चाहिए थे। मसलन औरतें घर में ठहरें और आने वाली नस्ल की देखभाल करें, और चूँकि ख़वातीन घर के महाज पर हर चीज़ का ख्याल करती थी, जिसकी नतीजे में मर्दों को मौका मिला कि वो हासिल कर सकें उन महदूद रिसोर्सेज को जो उनके पास थे। ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप था, और जब तहजीब का आगाज़ हुआ तो ये ख्याल कि औरतें घर पर ठहरें और मर्द बाहर जाएं और अपनी मर्ज़ी को दुनिया पर नाफिज करने की कोशिश करें, हमने इन सिनफी किरदारों को नेचुरल एक्सटेंशन के तौर पर लिया और इनको क्वेश्चन नहीं किया। फेमिनिस्ट कहेंगी ये मुकम्मल गलत है और औरतें मसावी हुकूक और मौक़े डिज़र्व करती हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए इस सूरत हाल को दुरुस्त करने की। और शायद ये एक सोची समझी साजिश औरतों के खिलाफ नहीं है किसी ग्रुप की तरफ से। और कुछ फेमिनिस्ट हैं जो लिटरली ये बिलीव करती हैं कि किसी सेक्सिस्ट इल्यूमिनाती किसी तरह के मर्दों के कबाल पर जो बैकरूम मीटिंग में तमाम पपेट्स की स्ट्रिंग्स को अपने हाथों में रखते हैं और उन्होंने एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक एक जायंट लेदर बाउंड बुक विरसे में छोड़ी है, जिसमें औरतों को एक वॉइसलेस रोबोट में तब्दील करने की साजिश मौजूद है। हो सकता है इन दोनों में से कोई एक बात ठीक हो, तहम सिमंदी बुआ इन दोनों नुक्ता निगाह के दरमियान में कहीं बीच में फॉल करती हैं। वो समझती हैं कि औरतों की महकूमियत सब्जुकेशन मर्दों ने जानबूझकर की है ताकि वो मुआशी और ज़ाती ताकत पर मोनोपोली कायम कर सके। इस पोजीशन की डिटेल्स को समझने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी कुछ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स की, जिनमें से एक है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डायकॉटमी। दोस्तों, 16वीं सदी का एक अहम फलसफी जिसका नाम रेने डेकार्ट्स है, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी भी कहते हैं, वो इस ख्याल तक पहुंचा कि हम अशिया को दो इकसाम में तकसीम करते हैं। तो उसने कहा अशिया या तो सब्जेक्ट है, यानी एक सोचने समझने वाली थिंकिंग थिंग, या वो मादी शय है जिसका एसेंस एक्सटेंशन है। तो डेकार्ट के लिए या तो एक सब्जेक्ट है, एक सोच विचार करने वाली शय, एक फर्द का जहन जैसे आपका या मेरा,
या एक ऑब्जेक्ट है, कोई शय जो मादे मैटर से बनी है, ऐसी शय जो मकानी जहत रखती है, जैसे एक कुर्सी। तो ये एक सब्जेक्ट है जो एक्ट करता है और ऑब्जेक्ट है जिस पर एक्ट किया जाता है। तब सारे थिंकर्स ने इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के आइडिया पर निगाह डाली, जैसे कि हाइडेगर या फूको। दोस्तों, एक क्लियर डिस्टिंक्शन मौजूद नहीं है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान, जैसे हम अमूमी तौर पर तसव्वुर करते हैं। लेकिन अगर आप किसी से उसकी सब्जेक्टिविटी को रिमूव कर दें, उसके नतीजे में कोई शख्स क्या बन सकता है? कोई ऐसी शय जिस पर एक्ट किया जाए, जैसे कि कोई कुर्सी या एक मेज़ जिस पर बैठा जा सकता है या जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है अपने मकासद के लिए। बस यही मतलब है किसी शख्स को ऑब्जेक्टिफाई करने का। मेरी बुआ कहेंगी, जब तुम दुनिया की तारीख पर नज़र डालते हो, चाहे वो एक जालिम डिक्टेटर हो, एक इम्पीरियलिस्ट रिजीम हो, कोई भी वक्त हो जब लोगों को गुलाम बनाया गया, जो गिरोह जिम्मेदार था लोगों को गुलाम बनाने का, उसने सिस्टमैटिकली उनकी सब्जेक्टिविटी को ख़त्म किया। उन्होंने उस पूरे गिरोह को ऑब्जेक्टिफाई किया ताकि वो बुरा महसूस ना करें अगर उनको ट्रीट किया जाए एक कुर्सी या किसी शय की तरह। सफ़े ने तख्लीक की है एक मुख्तसर फील्ड मैनुअल जिससे आप ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं किसी शख्स को। तो पहली है इंस्ट्रूमेंटैलिटी, यानी किसी शख्स के साथ एक चीज़ की तरह का सलूक करना, बर्ताव करना, या एक टूल की तरह उसे इस्तेमाल करना अपने मकासद के लिए। दूसरी है डिनायल ऑफ ऑटोनॉमी, यानी खुद मुख्तारी से इनकार, किसी शख्स से ऐसे सलूक करना कि वो खुद मुख्तारी नहीं रखता या खुद इरादियत। तीसरी है इनर्शिया, इनफालियत, किसी को ऐसे ट्रीट करना जैसे वो एजेंसी नहीं रखता हो, यानी फैसला साजी की कुव्वत। चौथी है फंजिबिलिटी, यानी किसी शख्स को ऐसे ट्रीट करना जैसे उसका मतबादिल कोई शय हो। पांचवी वायलेबिलिटी, जिसको किसी शख्स को ऐसे ट्रीट करना जैसे वो हुदूद की सालमियत न रखता हो, यानी बाउंड्री इंटेग्रिटी। छठी ऑनरशिप, यानी किसी को ऐसे ट्रीट करना जैसे वो किसी और की मलकियत हो, यानी उसको ख़रीदा और बेचा जा सकता है। सातवें डिनायल ऑफ सब्जेक्टिविटी, यानी दाखिलियत का इनकार, यानी किसी शख्स के साथ ऐसे सलूक करना जैसे उसके तजर्बात और एहसासात का ख्याल रखना ज़रूरी ना हो। ये वो तरीके हैं जिनके ज़रिए आप किसी सब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देते हैं। मुझे यकीन है ये पॉइंट सुनने के बाद आप माजी में झांक सकते हैं जहां लोगों को गुलाम बनाया गया, और आप तलाश कर सकते हैं इनमें से किसी एक तरीके को जिसको इस्तेमाल किया गया ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए लोगों को। मुझे यकीन है कि आप इसको देख सकते हैं अपनी आसपास की दुनिया में, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। सुमिंदी बुआ की अखलाकियात में आज़ादी एक ऐसी शय है जिसकी हमें हमेशा जुस्तजू करना चाहिए। और इसका मतलब है कोई भी प्रोजेक्ट जो आप करने का फैसला करते हैं इस दुनिया में, या तो वो आपको और दूसरे लोगों को आज़ादी के करीब ले जाता है या आज़ादी से दूर। और आज़ादी का मतलब महज ये नहीं है कि आप इस काबिल हैं कि आप गली में टहल सकते हैं, या आप चलकर पंसारी की दुकान तक जा सकते हैं, या आप चावल की एक थैली खरीद सकते हैं, बल्कि इससे मुराद है इस बात की समझ बूझ के आप क्यों करना चाहते हैं वो काम जो आप कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप नहीं समझते इस क्यों को, तो आपको किसी भी अमल के ज़रिए गुलाम बनाया जा सकता है, एडिक्शन, एडवर्टाइजिंग या कोई और शय। एक बात यकीनी है इस आज़ाद होने के अमल में, ये एक गैर फ़आल यानी पैसिव प्रोसेस नहीं है। ज़रा गौर कीजिए किसी ऐसे आदमी पे जिसकी टांग जंजीर से बंधी है। वो शख्स कभी खुद को आज़ाद नहीं करा सकता उन जंजीरों से अगर वो पैसिवली एक गुलाम की तरह ज़िंदगी गुजारे। आज़ादी के लिए अमल की, इनकलाब की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरत है कि आप अपनी सब्जेक्टिविटी का इजहार करें कि आप जानते हैं कि आपके पास सब्जेक्टिविटी है और जिसको किसी शख्स ने आपसे छीन लिया है आपको ऑब्जेक्टिफाई करके। सुनिंदी बुआ के ख्याल में सब्जेक्ट बनने में बहुत कैलोरीज़ को बर्न करना पड़ता है, यानी बहुत मेहनत चाहिए होती है। एक सोचने समझने वाला फ़र्द बनने में बहुत गहरा मुताला चाहिए, और कौन ज़हमत उठाता है पढ़ने की। तो एक सब्जेक्ट होना मुश्किल बात है। सुनिंदी बुआ के ख्याल में इंसानों के अंदर टेम्पटेशन होती है कि वो अपनी सब्जेक्टिविटी को कुर्बान कर दें और एक ऑब्जेक्ट बन जाएं। ऑब्जेक्ट होना एक आसान बात है। ये आसान बात है कि आप गहराई में किसी चीज़ के बारे में ना सोचें, आप कोई ऐसा काम ना करें जो लोगों के लिए काबिल कदर हो, कभी तालीम ना दें खुद को सियासी और मुआशी माहौल की जिसमें आप सांस लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट होना आसान है जो कि एक कैदी हो, क्योंकि ये आपसे वो जिम्मेदारी छीन लेता है जो एक हकीकी आज़ादी के लिए चाहिए। दूसरे अल्फाज में ये हकीकत एक तनाव पैदा करती है कि हम बैक वक्त एक सब्जेक्ट भी हैं और एक ऑब्जेक्ट भी। और सुमिंद बुआ के ख्याल में ये टेंशन, ये तनाव बहुत अहम है। सुमिंद ने
बिहेवियर के दो कलेक्शंस तख्लीक किए हैं और वो इन दोनों बिहेवियर सेट्स को ट्रांसेंडेंस और इमिनेंस कहती हैं। तो ट्रांसेंडेंट होने का मतलब कोशिश करना है आज़ादी की, तालीम हासिल करने की, आज़ादी को समझने की, मुस्तकबिल तक रसाई की, अपनी विल को दुनिया पर इम्पोज करने की, अपनी एक मजबूत और तवाना आवाज़ रखने की। और एमिनेंट होना इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका मतलब है जमूद का शिकार होना, स्टेगनेंट होना, पैसिव गैरफाल होना, सबमिसिव ताबेदार होना, सेल्फ इफेसिंग, मॉडेस्ट, वॉइसलेस होना। अब एक लहजे के लिए सोचो, अगर इनमें से तुम्हें चॉइस दी जाए तो तुम क्या बनना पसंद करोगे, ट्रांसेंडेंट या एमिनेंट? अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे मशवरा मांगे कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारे, तुम उसको इनमें से किसका मशवरा दोगे? आपके ख्याल में वजूदी फ़लसफ़ी एग्जिस्टेंशनलिस्ट फ़िलासफ़र्स क्या मशवरा देंगे, जिनमें खुद सिमंदी बुआ भी शामिल है? वजूदी फ़लसफ़ी मुसद्दक़ा ज़िंदगी गुजारने की बात करते हैं, ऑथेंटिक लिविंग की। वो मुसलसल बात करते हैं अपने ख़यालात की चांद भटक की और ख़ुद को सेल्फ इम्पोज चेन से आज़ाद कराने की, जो कि दुनिया को देखने के तरीके के साथ आता है। अब एक नुक्ता जो सिमंदी बुआ ने उठाया और जो बहुत की पॉइंट है कि कितना आसान है इन तमाम ट्रांसेंडेंट क्वालिटीज़ को ऐसी खुसूसियात के तौर पर देखना जो मर्दाना और साफ़ है, और जितनी एमिनेंट क्वालिटीज़ हैं उनको फेमिनिन यानी निसाई खुसूसियात के तौर पर देखना। सिमोन ने अपने समाज की औरत को देखा और उसे एहसास हुआ तकरीबन उनमें से हर कोई एक ज़िली मर्तबा रखती है मर्द के मुकाबले में, और उसके पास ना तालीम है, ना नौकरी, और ना औरत का किरदार। और औरत का किरदार ये है कि वो घर पर ठहरे और सफाई सुथराई करे, और औरत का किरदार ये है कि वो पैसिव रहे और घर के मर्द का कहा माने, जिसका कहा हतमी बात है, और वो अपनी मर्जी को अपने शौहर के सुपुर्द कर दे। और एक अच्छी औरत के मर्तबे से कम बात है कि वो बुलंद आवाज़ में गुफ्तगू करे या अपनी कोई राय रखे या सियासत पर गुफ्तगू करे। सिमंदी बुआ कहती हैं कि हम जिनको निसाई खुसूसियात कहते हैं वो एक सकाफती तश्कील है, यानी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। एक ऐसी समाजी तश्कील जिसके ज़रिए ये यकीन दहानी की जाए कि औरतें महकूम रहें, उनकी सब्जेक्टिविटी को ख़त्म किया जाए और उन्हें एक ऑब्जेक्ट बनाया जाए, एक डॉल। सिमन कहती हैं कि अक्सर लड़कियों को गुड़िया खेलने के लिए देते हैं, और ये एक अजीब बात है क्योंकि ये फोरशैडो करता है कि उनको क्या रोल्स अपनाने होंगे। उनका काम ये है कि वो तैयार हों, बालों में कंघी करें और खामोश रहें और उसकी मर्ज़ी के आगे झुक जाएं जो उनके साथ खेलना चाहता है। वो कहती हैं विमेन इज़ नॉट बॉर्न अ विमेन, सोसाइटी मेक देम सो। वो कहती हैं औरतें बाय प्रोडक्ट हैं दो मुख्तलिफ तारीख़ों की। एक वो तारीख़ है जिसका हम जिक्र करते हैं तारीख़ की किताबों में, वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जिसमें वो पैदा होती है, और दूसरी तारीख़ उसकी अपनी पर्सनल हिस्ट्री है, उसका बचपना, उसकी तालीम व तरबियत, जहाँ ये तमाम निसाई खुसूसियात और ये तवक्कुआत कि वो कैसे बिहेव करे उस पर फोर्स किया जाता है उसके माँ बाप, दोस्तों, रिश्तेदारों, असातिज़ा वगैरह की तरफ से। सिमोन कहती हैं कि माँ बाप जब इंटरेक्ट करते हैं छोटे बच्चों से तो इसमें बहुत फ़र्क है। जब पेरेंट्स लड़कों से इंटरेक्ट करते हैं तो उनको डिसिप्लिन करने के लिए वो फर्म और एग्रेसिव होते हैं, वो लड़कों के साथ भागते दौड़ते हैं और उनके साथ खेलते हैं, जबकि लड़कियों को पेरेंट्स एक कलरिंग बुक दे देते हैं, कुछ ऐसा करने को देते हैं जिसमें उनका वक्त गुजर जाए। जब वो कुछ अच्छा करती हैं तो वो उनसे कहते हैं कि वो बहुत प्यारी बच्ची हैं, और उसे मुसलसल ये क्लू देते हैं कि उसकी वर्थ इस बात से जुड़ी है कि वो कैसी दिखाई देती है। सिमोन कहती हैं कि हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इन बातों के असरात को बच्चों के रवैये पर जब वो बड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ बाप जो ये छोटे बच्चों को क्यूज़ दे रहे हैं वो बुरे लोग हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं एक्टिवली मार्जिनलाइज करने की औरतों को। वो वैसे ही कर रहे हैं जैसे उनके वालिदैन ने उनके साथ किया। उनकी निगाह में ऐसे ही छोटी बच्चियों को ट्रीट किया जाना चाहिए, ऐसे ही लड़कियां हमारे कल्चर में बिहेव करती हैं। लेकिन ये कल्चर आया कहाँ से, ये मयारात किसने तख्लीक किए कि कैसे लोगों को बर्ताव करना चाहिए? और अगर सिमंदी बुआ दुरुस्त है कि ये ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन है ताकि औरतों को महकूम बनाया जाए, तो मर्दों ने इसका इंतज़ाम कैसे किया? सिमंदी बुआ कहेंगी जो इस मसले की जड़ है, जिसके नतीजे में मर्दों के लिए मुमकिन हुआ कि वो तय कर सकें फेमिनिज्म होने के मयारात क्या हैं। दुनिया की तरतीब कुछ ऐसी थी कि जो आसाबी तौर पर मजबूत होगा वही मुआशी तौर पर खुशहाल होगा, और बायोलॉजिकली मर्द को औरत पर एक एडवांटेज है जहाँ तक जिस्मानी ताल्लुक़ का मामला है, और रिसोर्सेज महदूद थे।
इन अवामिल ने औरत को मुआशी तौर पर मर्द पर इन्हिसार करने पर मजबूर कर दिया। वक्त गुजरता गया, मर्द ने वसाइल पर कंट्रोल हासिल किया और नतीजतन उसने गवर्नमेंट पर भी कंट्रोल हासिल किया और कुदरती तौर पर उन्होंने कवानीन लिखे ऐसे औरतों को कैसे बिहेव करना चाहिए। उन्होंने किताबें लिखी जिसमें औरतों को एक ख़ास तरीके से डिपिक्ट किया गया। ये वो थे अवामिल जिन्होंने बताया कि औरतों को कैसे बर्ताव करना चाहिए। मर्दों ने औरतों को पहले अपनी जिस्मानी ताकत और फिर सिस्टमैटिकली कवानीन और कल्चर के ज़रिए मखलूब रखा, और जहां उन्हें मुकाम दिया गया एक महकूम और डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट का। एक बात जो सिमन दे बुआ को मुमताज़ करती है दूसरे फेमिनिस्ट फिलोसोफर से, वो ये है कि वो बात करती हैं उन अवामिल और वजूहात की और उनको इंटेरोगेट करना चाहती हैं। वो कुछ बहुत दिलचस्प बातें बताती हैं। मसलन वो कहती हैं कि मर्द सेल्फ ज़ात के तस्वुर को पर्सोनिफाई करता है, वो उसका इजहार करता है, लेकिन औरतों को सज़ा के तौर पर रुतबा मिला है एक शय का, एक ऑब्जेक्ट का। औरतों को कोई सेल्फ, उनकी कोई सेल्फ नहीं है एक फिलोसॉफिकल सेंस में, वो मर्दों का गैर है। वो कहती है विमेन इज़ द अदर। वो कहती हैं कि एक इंसान होने का मतलब एक मर्द होना है, लेकिन एक औरत होने का मतलब है द अदर, एक ऐसी खुसूसियात का मजमुआ जिसे एक सेल्फ रिजेक्ट करती है, जैसे कि पैसिविटी, सबमिसिवनेस, वॉइसलेसनेस। बहुत शुक्रिया।